धन्यवाद करता हूँ। ये जिस रात में आए था 2 दिन पहले हल्द्वानी स्टेशन पे लेट था ट्रेन, करीब 2 घंटा, 12:30 बजे के करीब पहुँचे थे। तो सीनियर्स लोग करीब 10-12 और रात को भी आके मुझे रिसीव किया है। वैसे मुझे जो है उतना ज़्यादा आप लोग डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी संख्या में लोग, इससे कई तो शायद आए नहीं होंगे। मुझे बताया गया है नैनीताल के जो आने वाले सेक्रेटरी त्रिलोक सिंह जी ने कि 600 मेंबर से भी ज़्यादा है यहाँ पे। इसका कारण जो है शुरू में 2015 जनवरी के साइड में हमने एक्टिवेट करना शुरू किया था आने वाला। और यहाँ पे जो मेन जो कार्रवाई हुई थी, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, अभी जो यहाँ के जो सेक्रेटरी है उनके साथ किया था राम सिंह निगारी, जो क्लरिकल ग्रेड से आए थे। और यहाँ पे हमारे एक अकाउंट भी है, उस पर भी 20 लोग मेरे साइड में बैठा हुआ नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, उनका साथ दिया था उन्होंने। और मुझे बताया गया कि हल्द्वानी में उन्होंने जो इनिशियली मेंबरशिप आरेवा को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया था। तो उनके आत्मा को जो है मैं फिर दोबारा नमन करता हूँ। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सीधा जो है जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ उसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले जो है तो भी झुंझुनू में पिछले साल 8वां एजीएम हुआ था। यहाँ से महिलाएं भी आए थे, आप लोग बहुत लोग आए थे वहाँ हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि हमारा स्ट्रेंथ जो है अभी केवल 21,000 ही कोर्स हुआ है, जबकि हमारे सदस्य की संख्या जो आसाम में जो रिटायर्ड पर्सन है करीब 90 और 1 लाख के बीच में है नेपाल को मिला के। ये जो लड़ाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समय इतिहास बताना शायद आप लोग सभी जानते हैं, तभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा असम राइफल्स क्या चीज है। 1835 में मार्च 24 को बताया जाता है कि इसका गठन हुआ था कछा लेवी के नाम पे। 750 की संख्या हुआ करता था उस वक्त। तो ब्रिटिश इंडिया यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आए थे, उनका मेन उद्देश्य था व्यापार। और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कई जगह चाय के बागान वगैरह बनाए थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने कछा लेवी के नाम पे 750 गठन किया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उनका काफी नाम चेंज होता गया। 1913 में इसका नाम पड़ा था आसाम मिलिट्री पुलिस। तो उस वक्त आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका था। और वर्ल्ड वॉर जब चलता है, जैसा अभी भी लगभग मेरे ख्याल से 3rd वर्ल्ड वॉर होने की आशंका है, जो दुनिया की जो स्थिति हम देखेंगे, तो उस वक्त जो है भर्ती करने में काफी दिक्कत पेश आता था। तो जो आसाम मिलिट्री पुलिस में आर्मी के ऑफिसर हुआ करते थे उस वक्त। आर्मी की ऑफिसर यानी कि ब्रिटिश इंडिया का आर्मी ऑफिसर असम राइफल्स यानी कि उस वक्त आसाम मिलिट्री पुलिस में आना शुरू किया था 1884 से आना शुरू किया था। जब आसाम मिलिट्री पुलिस बना 1913 में, तब भी इनका जो ट्रेनिंग सब कुछ आर्मी की तरह था। तो उस वक्त गोरखा रेजिमेंट जो जिया कहते हैं, जिसमें सभी नेपाली होते हैं, उन्हें जो है मेसोपोटामिया या यूरोपियन सेक्टर में भेजा गया था। उसका रीइंफोर्समेंट करने के लिए असम राइफल्स के उस वक्त 4 बटालियन हुआ करता था, कुछ 3000 से ज्यादा की संख्या में सभी को भेजा गया था। और उस वक्त उनके सीईओ थे कमांडेंट, जो जीआर थे कमांडेंट, उन्होंने युद्ध समाप्त होने पर असम राइफल्स की जो बहादुरी की प्रशंसा जो की थी, उन्होंने लेटर लिखे, डीओ लेटर, डेली ऑफिशियल लेटर लिखा था। उस वक्त आसाम के जो पुलिस थे, जो गवर्नर उस वक्त हुआ करता था, कि इतना अच्छा जो है इनका ट्रेनिंग है, वो बिल्कुल जो है युद्ध में विलीन होकर उन्होंने फाइट करते 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 जो है डेथ हुआ है। उसका जो डिस्क्रिप्शन यदि आप लोग पढ़ना चाहता है तो सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट द असम राइफल्स, जिन्हें मेजर जनरल डी.के. पालित ने लिखा था, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यह किताब लिखने का जो मैं श्रेय देता हूँ हमारे पहला डीजीआर लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार सर,
जो अभी हमारे लाइफ टाइम मेंटर हैं, दिल्ली में रहते हैं, 99 ईयर्स हो चुका है, बेड रिडन है देखिए, लेकिन मेरे साथ जो है संपर्क रहता है उनका, उनके लड़का है मेरे का संपर्क रखता हूँ मैं। वह जो है एक प्रकार से गॉड फादर बोलने से भी होगा असम राइफल्स के लिए, क्योंकि उससे पहले जो इतिहास हमें पता नहीं था। देखिए ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उस इतिहास का जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है मैंने पढ़ने के बाद ही मैंने ये जो लड़ाई शुरू की थी, तो उससे पता चलता है कि असम राइफल्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने मेडल्स लिए थे। देखिए उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वी फोर्स विक्टर फोर्स करके जो जापान की जो नॉर्थ ईस्ट को एडवांस कर रहा था, जापान की मिलिट्री, उसको रोकने में पारा ट्रूपर्स भी बना था असम राइफल्स। वहाँ भी काफ़ी जो है इन्होंने मेडल्स वगैरह लिए। और जितने भी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट की जो लड़ाई हुई है, पोस्ट इंडिपेंडेंट देखने से आपका चाइनीज एग्रेशन 62 से स्टार्ट होता है, 1965 का पाकिस्तान, 71 का पाकिस्तान, और जितने सारे जो युद्ध है उसमें आर्मी के साथ कंधे से कंधे लगाकर जो है इन्होंने फाइट की असम राइफल्स। लेकिन जो नीति रही है देखिए, 1917 में जो असम राइफल्स जो बना, इसका मतलब था आर्मी का एक हिस्सा। और अभी हाल ही में मुझे पढ़ने को मिला कि 1929 में उस वक्त के जो ब्रिटिश सरकार ने असम राइफल को कंप्लीट आर्मी में लेने की एक प्रस्तावना रखा था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह जो चल रहा था उस वक्त, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। देखिए और आज जो असम राइफल्स की स्थिति आप सभी को पता है, अभी तो एसोसिएशन बनने के बाद लोगों को मालूम हो चुका है कि क्या चीज़ है, किस लिए फाइट कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है रैंक स्ट्रक्चर, लड़ाई लड़ने का तरीका, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल, और जितने भी जो मेडल्स वगैरह लिए हैं वो आर्मी के हैं। और इससे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली में जो राजधानी है नेशनल वार मेमोरियल, वहाँ पे हमारे 1149 वीर जो पुरुष थे हमारे मार्टायर्स, उनके नाम जो है वह अंकित है आर्मी के साथ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और असम राइफल्स के हैं वहाँ पे। और हर महीने शायद 2 तारीख है जो मार्टायर्स के पत्नियों को वहाँ बुलाया जाता है, अपने पति जो देश के हित में लड़ाई लड़ते हुए मारा गया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो जो ड्रिल है वो भी आर्मी को जैसा दिया जाता है उसी प्रकार देते हैं। देखिए पिछले बार मैं नवंबर 1 को गया था दिल्ली में, हमारा कोर्ट केस के सिलसिले में, 2 तारीख में वहीं पे था दिल्ली में। आप लोग ने वीडियो देखा होगा, मैं भी गया था वहाँ पे वार मेमोरियल में, एक वीडियो लिया था। उस लेडी से मैंने बातचीत भी की थी जो राजस्थान से आते थे, उनको जो है पेंशन भी काफ़ी कम मिल रहा है। और जो मरा था देखिए सबसे पहले तो कोहिमा में कहीं ऑपरेशन में मारा गया था, एम्बुश में। उस ऑपरेशन में आर्मी अफसर को दिया गया था मेडल, 2-3 को मिला, लेकिन इनको दिया नहीं गया था क्योंकि ये ड्राइवर था। देखिए ड्राइवर होने से भी वो उस ऑपरेशन का एक हिस्सा बनता है, जिसका नाम भी जो है वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन दिया नहीं गया। उसका मैंने केस टेकअप किया था, लेटर वगैरह लिखे थे, डीजीओ को बताया कि ऐसी ऐसी हालत है। देखिए जो युद्ध में जाते हैं सिपाही लोग, ऑफिसर को जो है परम वीर चक्र जो भी ले लेते हैं लोग, तो वो भी गलत है। तो अभी शॉर्ट में मैं बताऊं, जो लड़ाई अभी लड़ रही है जो दिल्ली हाई कोर्ट में, वो है ड्यूल कंट्रोल का। जैसे ये जो CSD ECHS जो आपने बताया, मैं 2002 में जैसे पहले बता चुका है, मैं वॉलेंट्री पेंशन आया था। देखिए 46 साल मेरा उम्र था, मैं फार्मासिस्ट ट्रेड का हूँ, एक मेडिकल स्टोर खोल के मैं बैठा था। तभी आरेसा अडूर के सुखदार मेदर है जो आज भी वहाँ के प्रेसिडेंट है। आरेसा आरेवा का अर्थ तो आप सभी को पता होगा। आरेसा जो है जो DGR में रहता है, जो जवान जो सर्विस करते हैं उनसे पैसा लेते हैं लोग, अभी जो है 1 साल में 1500 रुपया करके लेते हैं। तो उससे जो पैसा ऑनोरेरियम वगैरह देके हर जगह बनाया गया है, और केरल में अडूर नामक जगह में स्थित है। वो सुधार साहब मुझे मिलने आए थे, सुधार मेदर सर, मिलके थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो मैंने एक एक करके कैंटीन वगैरह की जो पहले करस्पोंडेंस का जो सिस्टमेटिकली सरकार से किया, जब उन्होंने लास्ट में जो है देने से थोड़ा डिले हो रहा था, तो मैं केरला हाईकोर्ट में रेड पिटीशन दर्ज किया था। और अर्जेंट नोटिस जाने पर हमें अप्रैल 2011 से जो है CSD की सुविधा प्राप्त हुई थी। फिर ECHS जैसे आप सभी को पता है, पहला जो है काफ़ी इनसे करस्पोंडेंस किया, इन्होंने कहा कि आप लोग जो है गेजेट नोटिफिकेशन में आना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन में आना चाहिए, तभी आप लोग को मिलेगा। लेकिन सरकार ने ये भूल की थी, जो ECHS का जो इन्होंने ऑर्डर निकाला था, एक्स सर्विसमैन इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन, यानी कि जिसको देना है वो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए।
एक्स-सर्विसमैन का अर्थ मैं बता दूं आपको, जो 1979 में एक ऑर्डर निकला था जिसमें ये कहा गया है कि एक्स-सर्विसमैन इज ए पर्सन हु हैज सर्व्ड इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो सर्विस करते हैं जवान, उनको एक्स-सर्विसमैन की बेनिफिट दिया जाता है। क्योंकि जो सिपाही होते हैं अभी शायद 17 साल है, 17 साल के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। 20 साल या 18 साल में भर्ती हो गए, 17 साल में उनका उम्र होता है 35 में अगर सरकार उनको रीएम्प्लॉयमेंट नहीं देता है तो शायद वो उग्रवादी के साथ देश के विरुद्ध कार्य कर सकता है। इसलिए उनको जो है रीएम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। जब असम में उसका नाम आता है तो बोलते हैं कि आपको जो है 60 साल तक सर्विस कर सकते हैं। अच्छा, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं वो हाथ खड़ा करिए जो कि 60 साल से नीचे वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहा है, हाथ खड़ा करिए। कितने? अब देखिए यहीं पे लगभग जो है 90% से ज़्यादा है। इसमें मैं भी बोलूँगा, तो इसमें जो यह कहना है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता है, 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, वो गलत है। वही हमने कोर्ट में बताया है और सरकार को मैं बोल रहा हूँ 15, 16, 17 ये 15, 16, 17 साल का मैंने आंकड़ा लेके उसका स्टैटिस्टिक्स बनाया था जिसमें हमें पता चला था 85% जो पैसे जाते हैं वो 20 साल हो गए वॉलंटरी जाते हैं। ये भी हमने कोर्ट को बताया। इसलिए यह कहना कि आपको जो 60 साल तक नौकरी कर सकता है ये ऐसा नहीं मिलेगा, वो गलत है। जो इसे तो यह सब कुछ है, पूरा आपका एटीट्यूड जो है आदमी का है, इसी वजह से